सो अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट हो रहा हूं। हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन में, बोलो हाँ या ना। और एप्लीकेशन में मैंने आपसे एक चीज सिखाई और उसी चीज को थोड़ा और डेप्थ में आज लेके चलूंगा। कोई भी सवाल हो, अपने को तो एक ही काम करना है, रिएक्शन क्यू नस्ट में पुट। और जिसने रिएक्शन लिखना सीख लिया, यकीन मानो सवाल उसके लिए कठिन हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से 4 एप्लीकेशन हो गए थे, बोलो हाँ या ना। उसी सीरीज में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, एप्लीकेशन नंबर नेक्स्ट जो भी है, कौन सा नंबर है, 5 लिख लेना। कंसंट्रेशन सेल। बच्चों, मैं जो आपसे कहने वाला हूं सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन एक बार हम इस कंसेप्ट को समझते हैं और फिर करेंगे कुछ सवाल। सर सुनने में अजीब क्यों लगेगा? हमने अभी तक ये सीखा कि अगर हमें सेल बनाना है तो हमें एक कैथोडिक हाफ सेल चाहिए, एक एनोडिक हाफ सेल चाहिए और हमें चाहिए एक सॉल्ट बेस। बोलो हाँ या ना। आज मैं आपके सामने एक जादू दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मात्र जिंक से ही सेल बनाया जा सकता है। हमें जिंक और कॉपर की आवश्यकता, केवल जिंक इलेक्ट्रोड से भी सेल बनाया जा, केवल कॉपर इलेक्ट्रोड से भी सेल बनाया जा। ये अपने आप में जादुई है। आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो लिथियम फ्लोरीन नहीं है, केवल लिथियम आयन है। बोलो हाँ या ना। सर क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। कैसे? एक छोटे से कंसेप्ट को समझते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कभी आप सेल बाजार से लेके आते हैं तो आप उसका ईएमएफ प्लस चाहेंगे कि माइनस? इतना तो हर किसी को समझ में आता है। सर अगर किसी सेल को काम करना है, अगर किसी सेल को, तो सेल को काम करने के लिए उसका जो ईएमएफ है या उसका जो ई सेल है, बताओ वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? या इसे उल्टा सोचते हैं, जब जब ई सेल पॉजिटिव आएगा यानी वो सेल काम करेगा, और अगर ई सेल पॉजिटिव नहीं आएगा तो वो काम करने वाला। बच्चों, आज मैंने आपके सामने हेडिंग डाला है कंसंट्रेशन सेल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा सेल बनाने वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रोड तो एक होगा, इलेक्ट्रोड तो, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। सर आपके दिमाग में कैसे आया कि कंसंट्रेशन से भी खेला जा सकता है? पिछली क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था कि कंसंट्रेशन के बदलने से रिडक्शन पोटेंशियल बदल। सी फॉर कंसंट्रेशन, सी फॉर कैथोड। कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो हमें यह समझ में आया, सर जिंक जिंक सल्फेट में है, लेकिन आप जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन अलग कर दो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल अलग हो। और इसी कंसेप्ट को हम आधार मान के एक नए सेल को बनाने वाले हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। टॉपिक नया है, नाम नया है, कंसेप्ट एक है, रिएक्शन क्यों नष्ट में पुट। बोलो डन। तो लिखते चलिएगा थोड़ा सा। कंसंट्रेशन सेल को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया। कुछ ऐसे सेल थे जिनमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदला, और कुछ ऐसे सेल थे जिसमें हमने इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन बदला। लिखते चलिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट, और दुनिया में कुछ ऐसे भी सेल बनाए गए जहां पर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट। सर ये काम कैसे करता है? बताता हूं बेटा, लिखते चलिएगा। अगर कभी इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाए तो फिर हमें क्या सोचना है, अगर सॉल्यूशन का डिफरेंस हो जाए तो हमें क्या सोचना है। यह सिखाने के लिए मैं आप सबके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, और सेल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने एक मेटल लिया जिसका नाम है एम, और उसको मैंने उसी के सॉल्यूशन में डुबोया। सॉल्यूशन में एक आयन है Mn+, उसी का मैंने कैथोड बनाया, उसी का मैंने एनोड बनाया। मुझे आपको यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा हमेशा होगा एनोड, जो राइट हैंड साइड पे होगा हमेशा होगा। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड है? अगर आप ध्यान से देखो तो जो एनोड है उसमें इलेक्ट्रोड किसका है? एम का। और जो कैथोड है उसमें इलेक्ट्रोड किसका है? एम का। इसे आप ऐसे समझो ना, यहां पर भी जिंक लिखा है और यहां पर भी जिंक, लेकिन क्या दोनों का सॉल्यूशन यहां पे है? क्या मैं दोनों का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिफरेंट रखूंगा? जब मैं दोनों के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग रखूंगा तभी तो उसका नाम पड़ेगा कंसंट्रेशन। क्या नाम पड़ा? कंसंट्रेशन सेल। मतलब कंसंट्रेशन अलग अलग है। किसका कंसंट्रेशन, आपका कि मेरा? कभी सॉल्यूशन का तो कभी इलेक्ट्रोड का। बोलो डन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2 मान लो, चलेगा? अब हमें चेक करना ये सेल काम करेगा कि, हमारा कंसेप्ट क्या है, सेल काम कब करेगा? अगर इसका ई सेल पॉजिटिव आ गया मतलब ये काम करे, और इसका ई सेल पॉजिटिव नहीं आया मतलब काम करने वाला। हमारी रिसर्च फेल हो जाएगी। बोलो डन। क्या हम इसका ई सेल बना लें? ई सेल कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर 1, रिएक्शन क्यू। बोलो डन। इस पे लौट के आते हैं, ये कॉलम खाली रखना। अब मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं, उसको आप बताओगे, चलेगा? कौन सा सेल पढ़ रहे हैं?
जिसमें किसका कंसंट्रेशन अलग है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, बोलो चलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा रिएक्शन। क्या लिखना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड, राइट हैंड साइड वाला, यहां पे होगा ऑक्सी, यहां पे होगा, सब लोग लिख लोगे, अलग से नीचे लिखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सामने जो कंसंट्रेशन सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है, उससे लिख रहा हूं मैं एनोडिक हाफ, और फिर उससे लिख रहा हूं कैथोडिक हाफ। एनोडिक हाफ यानी कि ऑक्सीडेशन, कैथोडिक हाफ यानी कि रिडक्शन। पहली बार देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि सर जो रिएक्शन आपने ऊपर लिखी है, सर वही रिएक्शन तो आपने नीचे लिखी है। बोलो डन। सर दोनों तो कैंसिल हो जाना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मेटल किस फिजिकल स्टेट में है? सॉलिड। लेकिन जो Mn प्लस है, क्या दोनों का कंसंट्रेशन सेम है? एनोड में कंसंट्रेशन कितना था और कैथोड पे? एनोड पे C1। क्या इसका कंसंट्रेशन C1 है? क्या इसका कंसंट्रेशन C2 है? सही बताओ, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों कैंसल आउट होंगे कि कुछ बचेगा? कौन बचेगा? यहां पर Mn प्लस बचेगा और यहां पर भी Mn, ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? मैं सीधे लिखना चाहता हूं, लिख दूं क्या? क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? बताना कैसे लिखो। देखिएगा, Mn प्लस से क्या बना बेटा? Mn प्लस। क्या दोनों तरफ सेम है? सर देखने में तो सेम है, लेकिन कंसंट्रेशन सेम। क्या इसका कंसंट्रेशन C2 है? क्या इसका कंसंट्रेशन C1 है? क्या आप इसका Q लिख लोगे? 3 स्टेप रिएक्शन Q। क्या हम Q लिख पाएंगे? Q कैसे आएगा? C1/C2। बोलो डन। रुको साहब, क्या हमने Q निकाल लिया? अब कहां चले? सबको नेक्स्ट इक्वेशन याद है? पक्का? साथ में लिखते चलना बच्चों, ताकि हम सीधे सवाल करेंगे। मैं आपके सामने ई सेल लिख रहा हूं, और ई सेल का फॉर्मूला हम सबको पानी जैसे याद होना चाहिए। ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। बोलो डन। आइए साहब, हमें ई सेल निकालना है। यस सर। अरे एन फैक्टर तो पता ही नहीं चला हमें। एन फैक्टर कितना है? एन यहां होता 2 तो 2, यहां होता 3 तो 3। आज कितना है? एन। तो कितना लिख दूंगा? अच्छा क्यू भी मुझे पता है। एक गड़बड़ हो गई बेटा, हमें ई नॉट सेल पता। क्या हम ई नॉट सेल निकाल सकते हैं? कितने बच्चे निकाल सकते हैं? सबको ई नॉट सेल का फॉर्मूला याद है? 56 बताए थे 57। एक ही फॉर्मूला था। बोलो हाँ या ना? मैं आपके सामने लिख रहा हूं, समझ में आए तो हाँ कहना। ई नॉट सेल का फॉर्मूला था, ई नॉट सेल का फॉर्मूला था ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। क्या सबको याद है? मुझे आपकी भाषा सुननी। जो भी उसका हमें एसआरपी, जो भी उसका हमें एसआरपी। रुकिएगा साहब, कैथोड कौन है? आपके सामने लिखा, कैथोड कौन है? एम। एनोड कौन है? फिर से, कैथोड कौन है? एनोड कौन है? समझ पा रहे हो क्या? अगर इसका एसआरपी है फलाना, कितना है? तो इसका भी एसआरपी। क्या बात कर रहे हो? अरे भैया जिंक है, जिंक का एसआरपी कुछ है तो वही रहेगा ना, चाहे हो कैथोड चाहे हो। क्या दोनों का एसआरपी सेम होगा? अगर कैथोड का एसआरपी है एक्स, कितना है? तो एनोड का भी एसआरपी एक्स माइनस एक्स। अरे सुनो, जब एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बनाया जाएगा तो इनोड सेल की वैल्यू, यानी हमें ईसीएस देखने की आवश्यकता। कुछ समझे क्या? जब हम डैनियल सेल बना रहे थे, इनोड सेल भी हमें जानना था, लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बनाया गया तो इनोड सेल की आवश्यकता। इज दिस क्लियर? नहीं समझ पाए? क्या मैं कह दूं ई नॉट सेल 0 होगा? एक बार फिर से मुझे आपसे सुनना है, ई नॉट सेल 0 क्यों होगा? सर क्योंकि वही कैथोड, वही एनोड, और उसका एसआरपी वही। तो जब वैल्यू वही है सर, माइनस करोगे तो वही तो आएगा 0। इज दिस क्लियर? लिखते चलना जरा। देखो ये सेल काम कर रहा कि नहीं कर रहा। जब आप यहां से ई सेल लिखेंगे तो मुझे लगता है ई सेल कितना आएगा? माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग C1/C2। बच्चों एक गड़बड़ हो गई यार, ई सेल तो निगेटिव आ गया, मतलब ये काम करने वाला। पक्का? क्या इसे पॉजिटिव नहीं बनाया जा सकता? पूरी क्लास बोर्ड पे आना, फिर से आ जाओ। क्या हमने ई सेल लिख लिया? सम अप करते हैं शुरू से। सर ने आपको क्या दिया था? सेल रिप्रेजेंट। सर ने क्या दिया था? पूरी क्लास बोर्ड पे क्या दिया था?
अपने को तो एक ही काम आता है, रिएक्शन क्यू। तो क्या मुझे रिएक्शन लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, एनोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन। रिएक्शन लिखा, क्यू लिखा, नष्ट में पुट किया। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई? अब बताओ ये सेल कब काम करेगा? जब ई सेल पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी कैसा आ रहा? क्या इसे पॉजिटिव नहीं बना सकते? ये log C1/C2 है। अगर इसे पॉजिटिव होना तो इसे नेगेटिव होना, इसे नेगेटिव होने के लिए इसे 1 से छोटा होना, और ये 1 से छोटा तभी होगा जब C2 C1 से बड़ा होगा। नहीं समझे? यानी मैं कुछ कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जब जब C2 होगा C1 से बड़ा, जब जब C2 होगा, क्या तब तब सेल काम करेगा? C2 किसका कंसंट्रेशन था? कैथोड का कि एनोड का? अरे कल से एक ही लाइन तो सिखा रहा हूं, कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी। नहीं समझे? कॉपी में लिखिएगा एक बार, पहले इतना लिखना। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोहरा दूं, आप एक भी कंसेप्ट को थ्योरी मान के नहीं पढ़ेंगे, क्या मान के पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल। मैं आपको सवाल करने का तरीका बता रहा हूं। अभी सवाल दूंगा, वहां बस वैल्यू लिखी होगी। तो एप्लीकेशंस में हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन सेल की, और मात्र एक नियम था, एक नियम है, एक नियम रहेगा। कैसा भी सवाल आप दो सर, आप नाम बदलोगे लेकिन कंसेप्ट तो वही है, रिएक्शन क्यू नष्ट में पुट। बोलो डन। नीचे लिखना स्टार बना के, पहला बादल। बोलू, ई सेल पॉजिटिव होने के लिए, ई सेल पॉजिटिव होने के लिए, ई सेल पॉजिटिव होने के लिए कौन बड़ा होना चाहिए? लिख लेना, कैथोड की कंसंट्रेशन, कैथोड की कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा होनी चाहिए। कैथोड की कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा होनी चाहिए। बोलो डन। एक बार एग्जाम में आया सवाल, क्या आया? और बच्चा रट के गया, C2 C1 से बड़ा, C2 C1 से, C2 C1 से। और एक बार एग्जाम में आया सवाल, क्या आया? उन्होंने यहां पे लिख दिया C2, यहां पे लिख दिया C1। बोलो कौन बड़ा? इसीलिए मैंने C2 C1 से बड़ा नहीं लिखाया, मैंने क्या लिखाया? कैथोड का कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा होना। एक बार बच्चा रट के गया, बच्चा रट के, C2 C1 से बड़ा होना, यहां पे C2 आया, यहां पे C1 आया, यहां पे, यहां पे। तो बताओ क्या C2 C1 से बड़ा होना चाहिए? बशर्ते वो मेटल होना चाहिए। ये सारी कहानी, कल रूल याद दिलाता हूं, रूल नंबर 1 याद है? याद दिला रहा हूं, चाहे मेटल, चाहे सेल, चाहे हाफ सेल। कॉपी में देख लेना, 4 रूल लिखाए थे। चाहे मेटल, चाहे, चाहे, चाहे रिएक्शन क्यू। रूल नंबर 2, सारे कंक्लूजन, सारे ट्रिक, सारी बातें ओनली फॉर मेटल। अगर नॉन मेटल आएगा, रूल नंबर 1 लगाया। अंधा मत रटना वरना सवाल गलत हो जाएगा। बोलो डन। ठीक है साहब, अगर समझ पाए हैं तो कहानी आगे बढ़ाएं। ये सर ने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया, मेटल की नॉन मेटल? नीचे लिखना स्टार बना के, ये सत्य है मेटल के लिए जो लिखा था। अरे आपने कॉपी में कुछ लिखा था, उसके नीचे लिखो ये सत्य है मेटल के लिए। इट इज ट्रू फॉर मेटल, इट इज ट्रू फॉर मेटल। तो सर क्या हम नॉन मेटल का ऐसा रूल ना बना ले? कितने रूल बनाओगे यार, एक ही रूल बनाओ ना, रिएक्शन क्यू नष्ट में पुट, वरना ऐसे तो रूल ही हो जाएंगे इतने कि याद ही नहीं होंगे। बोलो डन। क्योंकि मेटल के सवाल अक्सर आते हैं तो मेटल का ट्रिक बना लेते हैं, मेटल का रूल बना लेते हैं। हर किसी का बनाओगे रूल इतने हो जाएंगे भूलने लग जाओगे। बोलो चलेगा? अभी जो हमने पढ़ा, मुझे बताओ ये कैसा सेल था, इसमें किसका कंसंट्रेशन बदला, और अब हम किसका बदल रहे हैं? तो आपने जो कॉलम बनाया था वहां जगह खाली थी, वहां एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिएगा। आपके सामने मैं लिख रहा हूं एक सेल रिप्रेजेंटेशन, प्लेटिनम हाइड्रोजन, वर्टिकल लाइन H प्लस, वर्टिकल लाइन H प्लस, H2 कॉमा प्लेटिनम, प्लेटिनम हाइड्रोजन H प्लस, डबल वर्टिकल लाइन H प्लस, H2 प्लेटिनम। मेरे प्यारे बच्चों,
मुझे आपको ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि यहां पे हाइड्रोजन का प्रेशर भी होता है और H प्लस का कंसंट्रेशन भी होता। याद आया? मान लो क्या बोला मैंने, इसका कंसंट्रेशन है C, कितना है, और इसका भी कंसंट्रेशन है। पहला सवाल, अगर कंसंट्रेशन होता 1 मोलर, कितना होता, और प्रेशर होता 1 बार, तो बोलो SRP कितना, 0, SOP कितना, 0, लेकिन आज कंसंट्रेशन 1 मोलर, लेकिन जो भी है दोनों का चलेगा। इसका प्रेशर ले लिया मैंने P1, कितना लिया, और इसका प्रेशर ले लिया मैंने P2, बोलो डन। वो दोनों का प्रेशर सेम है कि अलग है? और अगर प्रेशर अलग है मतलब एक्टिव मास अलग है, मतलब कंसंट्रेशन अलग है। भूल मत जाना, यहाँ खेल कंसंट्रेशन का नहीं, एक्टिव मास लिखने का होता है। मुझे बताओ क्या दोनों के एसआरपी में थोड़ा बहुत अंतर आएगा? चेक करते हैं किसका ज्यादा किसका कम आएगा। पहले सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लो आप। तो प्लैटिनम हाइड्रोजन, वर्टिकल लाइन H प्लस, डबल वर्टिकल लाइन H प्लस, H2 प्लैटिनम, लिख लिया। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको कुछ नहीं पता है, आपके सामने सवाल आया, आप किस मेथड पे चलोगे? स्टेप नंबर 1 रिएक्शन। मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं तो नया टॉपिक नहीं हो गया, मुझे कवर करने टॉपिक तो हेडिंग जरूर डला रहा हूं, लेकिन नियम एक था, एक है, एक रहेगा। रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक ओवरव्यू बना रहे पहले दिमाग में। लेफ्ट हैंड साइड वाला, जुड़ जाओ ना बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड वाला, अच्छे से जुड़ना प्यार से। लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड, राइट हैंड साइड वाला ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने। क्या कुछ नया है क्या? लिखो फिर, इसको लिख लिया, आपको सॉल्व करना और दोनों मिलकर साथ में सॉल्व करेंगे, देखते हैं पहले कौन करता है। राइट, लिख लेना। नेक्स्ट एक बार फिर से लिख लो। इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, क्योंकि थोड़ा दूरी हो गई, फिर आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक क्या चल रहा। इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट है। मैं आपके सामने एक बार फिर से लिख देता हूं, प्लैटिनम हाइड्रोजन H प्लस, डबल वर्टिकल लाइन H प्लस, हाइड्रोजन प्लैटिनम। एक बच्चा मुझसे कहता है, सर आप हमेशा हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन लिख देते हो, सर क्या पेपर में भी आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा। अच्छा, हमें नहीं लिखना है, आपको नहीं लिखना है, चलेगा। इसका कंसंट्रेशन कितना है C, और इसका कितना है C। यहां प्रेशर P1, यहां प्रेशर P2। चलो साहब, सबसे पहले क्या तोड़ेंगे? एनोड, कैथोड। लेफ्ट हैंड साइड वाला, बढ़िया। राइट हैंड साइड वाला, कॉपी में लिखते रहिए, अभी सवाल दूंगा। राइट, कोई भी सवाल आए, एक नियम था, एक नियम है और वही रहेगा। H2 से बना 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर लिख रहा हूं मैं कैथोडिक हाफ सेल, दैट इज रिडक्शन। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना H2। बच्चों, देखने में ऐसा लगता है कि सब कुछ सेम टू सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन मुझे लगता है सब कुछ कैंसल आउट होने वाला। प्रेशर इसका कितना है P1, इसका कितना है P2, क्या कंसंट्रेशन सेम है? अगर कंसंट्रेशन सेम ना होता तो क्या उसे कैंसल आउट करते? इज दिस क्लियर? मैं ऐसा भी सवाल दे सकता हूं कि एक का कंसंट्रेशन कुछ और है, एक का कंसंट्रेशन कुछ, सर फिर ये भी कैंसल आउट नहीं होगा, ये भी कैंसल आउट नहीं होगा। लेकिन आज दोनों का कंसंट्रेशन सेम है कि नहीं है? तो क्या मैं दोनों कैंसल आउट कर दूं, कोई दिक्कत? मैं यहां से लिख रहा हूं आपके सामने H2 से बना H2, यहां लिख रहा हूं P1 और यहां लिख रहा हूं P2। जल्दी जल्दी पहुंचो यहां तक, जल्दी जल्दी पहुंच गए क्या? क्या आपने Q का एक्सप्रेशन लिख लिया? यहां राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, सबको दिख रहा है? जरा मुझे बताना Q का एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके सामने? P2 बाई, एक बार चेक कर लो, P2 किसका प्रेशर था और P1 किसका था? चलो, स्टेप नंबर 1 रिएक्शन, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, उसके लिए मुझे नस्ट इक्वेशन लिखना। लिखो साहब, तो आपके सामने लिख रहा हूं मैं नस्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n log Q, और Q की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं P2 बाई P1। अरे बच्चों, एक गड़बड़ हो गया यार, E नॉट सेल तो हमने निकाला ही नहीं। क्या E नॉट सेल 0 होगा? एक मिनट, E नॉट सेल का फॉर्मूला याद है? पूरी क्लास याद है? एक बार सुन लेना, आज कैथोड भी वही है, आज एनोड भी वही है, और जब कैथोड भी वही है, एनोड भी वही है, स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों का एसआरपी कितना होता है? 0।
तो 0 माइनस 0 विल बी परफेक्टली। नहीं समझ पाए? अरे हाँ या ना? यानी कि एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बनाने का फायदा है, ई नॉट सेल कितना होगा? 0। हमें ई नॉट सेल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साहब, इसे क्या कर दिया हमने? 0। अरे गड़बड़ हो गया बेटा, ई सेल तो नेगेटिव आ गया। आप पॉजिटिव चाहते हो नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों चाहते हो सर? तभी तो बल्ब जलेगा सर। नेगेटिव से बल्ब जलने वाला? मुझे बताओ, क्या हम ई सेल को पॉजिटिव कर सकते हैं? इस सेल को पॉजिटिव होने के लिए P1 को बड़ा होना पड़ेगा P2 को। नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा, ये होगा 1 से छोटा, तो ये होगा नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी मैं कह दूं P1 P2 से बड़ा होना। लिख लो साहब, P1 किसका प्रेशर था? एनोड का कैथोड का? लिखिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीधे वन लाइनर सवाल आते हैं। इन कंसंट्रेशन सेल किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए? वहां डिराइव करते नहीं बैठेंगे, इसलिए हमें याद भी होना चाहिए। चलेगा? और अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर किसका ज्यादा होना चाहिए? एनोड का। लिख लीजिएगा नीचे बादल बना के, एनोड का प्रेशर, एनोड का प्रेशर कैथोड से ज्यादा होना चाहिए। एनोड का प्रेशर कैथोड से ज्यादा होना चाहिए। बोलो चलेगा? सर आपने हमें 2 रूल जरूर लिखवा दिए, लेकिन हमारा तो एक नियम था, एक नियम है, एक ही नियम चलेगा। कैसा भी सवाल आप दोगे, रिएक्शन क्यू। बोलो डन। आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं। दे दो सवाल। अभी तक के इतिहास में एम्स 2010 एक बेहतरीन सवाल आया था, उसको मैं लास्ट में कराऊंगा, पहले कुछ बेसिक सवाल करते। कर ले? लिखो साहब, फटाफट करिएगा। और हमेशा का नियम था, है सवाल बनने पर आंसर बोलना नहीं, हाथ खड़े करते चले और सवाल करते चले। यहां पे कंसंट्रेशन है 10 की पावर -1 मोलर और यहां पर कंसंट्रेशन है 10 की पावर -3 मोलर। पहला सवाल मैं पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, बताओ ये सेल काम करेगा कि नहीं करेगा? पहला प्रश्न ओरली सवाल, दोनों इलेक्ट्रोड सेम है कि अलग है? दूसरा सवाल, एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बनाया जा सकता है? तीसरा सवाल, क्या कैथोड की कंसंट्रेशन एनोड से कम है? तो सेल काम करेगा नहीं करेगा? तो इसका ई सेल पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? आने दो जो आएगा, आप तो सॉल्व करो। लेकिन मुझे पता है काम करने वाला। अगर वो मुझसे कहता बताओ बल्ब जलेगा, नहीं जलवा पाओगे। अरे हाँ या ना? शुरू हो जाइए। कॉपी चेक करने की आवश्यकता तो नहीं है? रिएक्शन लिखिए, क्यों लिखिए, नस्ट में पुट करिए। बहुत अच्छा बैच है आपका, नहीं? सभी ऐसा कहते हैं? कोई नहीं कहता? ठीक है। आपके सामने हमने लिखा एनोडिक हाफ सेल और हमने लिखा एक बच्चा कहता सर कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? भाई ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। कौन है ये? कोबाल्ट। चलेगा? कर लोगे क्या? जल्दी से भाई, आपके सामने रिएक्शन है। मैं यहां पे रूल भी बना सकता था, बेटा ऊपर एनोड आएगा कैथोड। कोई रूल नहीं बना रहा हूं, याद रखना। जितने रूल बता रहा हूं उतने ही याद करना, वरना सवाल आपके नेगेटिव होंगे यहां पे। इज दिस क्लियर? पूरे चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में तोड़ा है, एक है मेटल, एक है रेस्ट एवरीथिंग। सारे ट्रिक, सारी बातें ओनली फॉर मैटर। ये दिमाग में कर लेना अच्छे से, सेट बन जाएगा सबसे। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? जो है, अरे गड़बड़ हो गई बेटा, मैंने इनॉट सेल तो दिया ही नहीं। नहीं उसमें था ना, इसमें भी होगा क्या? एक ही इलेक्ट्रोड से बनाए गए सेल का ई नॉट सेल कितना होगा? 0। आप तो लिखो बादल बना के, आप भूल जाते हो। लिखो, एक ही इलेक्ट्रोड से बनाए गए सेल का ई नॉट सेल कितना होगा? 0। एक ही इलेक्ट्रोड से बनाए गए सेल का ई नॉट विल बी, बोलो चलेगा? तसल्ली से वैल्यूज को लिखना और आराम से सॉल्व करना, आपका बिल्कुल आंसर आएगा। क्योंकि वैल्यू है 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -3, जो कि कितना आ चुका है? 10 की पावर 2। चलते हैं ई सेल के पास। ई सेल का फॉर्मूला है ई नॉट सेल -0.06 अपॉन n।
log 10 की पावर 2, बोलो डन, एंड आंसर इज माइनस 0.06 वोल्ट। हाँ या ना? हमें पहले से पता था ये काम करने वाला। एक और सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? लिखो जरा अगला सवाल आपके सामने। वैसे कितने बच्चों से बन गया था रेज योर हैंड? यार सवाल अब तो करो भाई। अगर रिवाइज क्या, एक लाइन बोल रहा हूं मैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक लाइन, और क्या चाहिए? रिएक्शन क्यों? मुझे तो हेडिंग लगानी, मैं कॉपी में हेडिंग डला रहा हूं, लेकिन आप एक नियम से चलना, हर सवाल करने के लिए मुझे क्या लिखना है? रिएक्शन क्यों। खत्म कहानी, चलेगा? लिखो जरा अगला सवाल आपके सामने। कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया है, प्लैटिनम Br2, Br माइनस, डबल वर्टिकल लाइन, Br माइनस, Br2 प्लैटिनम। यहां कंसंट्रेशन लिखा है C1 और यहां कंसंट्रेशन लिखा है C2। एनोड का कंसंट्रेशन C1, कैथोड का कंसंट्रेशन C2। पूरी क्लास से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बनाया जा सकता है? क्या यहां पे सेल बनाया जा सकता है? बोलो भाई, लिखना जरा सवाल। व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पॉजिटिव ईएमएफ? अगर आपको ईएमएफ पॉजिटिव चाहिए तो बताइए उसकी कंडीशन क्या है? पहला ऑप्शन C1 ग्रेटर देन C2, दूसरा ऑप्शन C2 ग्रेटर देन C1, तीसरा ऑप्शन C1 बराबर C2, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। पहले पहचानो, ये मेटल है कि नॉन मेटल? मेटल है कि नॉन मेटल? सबसे ज्यादा निगेटिव होने वालों में से एक सवाल स्टार लगा देना, क्या ये नॉन मेटल है? सर ने कुछ देर पहले पढ़ाया, कैथोड का कंसर्न एनोड से ज्यादा होना फॉर, और ये है, यहां हो जाएगा उल्टा। आप पूरा डिराइव कर सकते हो, लेकिन अभी मैं डिराइव करने वाला नहीं हूं, एक फैक्ट के रूप में बता रहा हूं। यहां पे कौन बड़ा होना चाहिए, C1 की C2? तो आंसर विल बी, बादल बना के लिख लेना। पूरा डिराइव करूं क्या? लिखो फॉर नॉन मेटल, फॉर नॉन मेटल, फॉर नॉन मेटल एनोड का, एक बच्चा कह रहा है एक बार पूरा करिए ना बेटा, टाइम नहीं है। एनोड का कंसंट्रेशन कैथोड से ज्यादा होना चाहिए। फिर भी बच्चा करे नहीं सर, सर कर दो सर, कर देता हूं। लिख लीजिएगा, फॉर नॉन मेटल एनोड का कंसंट्रेशन कैथोड से ज्यादा होना चाहिए। देखो कहानी में ट्विस्ट कहां है, आपको कॉपी में लिखना प्लीज, राइट? अगर आप इसे सवाल मान के करते तो क्या करते? सबसे पहले रिएक्शन, स्टेप नंबर 2 नेक्स्ट में कितने बच्चे इसका रिएक्शन लिख लेंगे? कॉपी मत लिखना प्लीज, मैं रफ कर रहा हूं, आ जाओ। क्या मुझे सबसे पहले एनोडिक हाफ लिखना पड़ेगा? क्या मुझे कैथोडिक हाफ लिखना पड़ेगा? एनोड में ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन किसका करोगे? Br माइनस का, तो रिएक्शन होगी Br माइनस से बना Br2, बोलो डन। क्या कैथोड की रिएक्शन लिख लोगे? कैथोड की रिएक्शन लिखूंगा मैं, Br2 से बनेगा, बोलो हाँ या ना? लिख रहा हूं मैं, Br2 से बनेगा 2Br माइनस, बोलो डन। अब समझना ये एनोड है कि कैथोड? एनोड का कंसंट्रेशन, एनोड का कंसंट्रेशन C1 की C2, और कैथोड का, तो जब मैं Q का एक्सप्रेशन लिखूंगा बताओ C2/C1 आएगा कि नहीं आएगा? क्या सबको कहानी समझ में आई? जब लिखोगे ई सेल, क्या लिखोगे? ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू, अभी एक बादल बनाया था बेटा, एक ही इलेक्ट्रोड से बनाए गए सेल का ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कितना? माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग, बोलो डन। क्या रहा? C2/C1 का होल स्क्वायर। तो बताओ C1 को बड़ा होना पड़ेगा C2 को, नहीं समझे? इसी को तो मैं दिमाग में सेट कर रहा हूं, सारे रूल, सारे ट्रिक, सारी बातें ओनली फॉर मैच। नहीं चलेगा। एक बेहतरीन सवाल दे दूं क्या? इसको लिखना नहीं है बेटा, दे दूं वो वाला सवाल? चलो आप तो रूल बना लो, अगर कभी नॉन मेटल आए तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा? याद केवल मुझे किसका करना? मेटल का, क्योंकि 99% उसी के सवाल आते हैं। चलेगा? लिखो जरा अगला सवाल आपके सामने दे रखा है, एक सेल रिप्रेजेंटेशन, प्लैटिनम
हाइड्रोजन, डबल वर्टिकल लाइन H प्लस, सॉरी सिंगल वर्टिकल लाइन H प्लस, डबल वर्टिकल लाइन H प्लस, H2 प्लैटिनम। इसका प्रेशर दे रखा है 2 एटीएम और इसका प्रेशर दे रखा है 4 एटीएम। कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2 मोलर, कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2 मोलर। चलेगा? कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2 मोलर और ये है 10 की पावर -2। आसान है। पहला सवाल, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है क्या अलग? लेकिन प्रेशर, तो क्या प्रेशर का रूल याद है? किसका प्रेशर ज्यादा? प्रश्न मुझसे पूछा, लिख लेना। फॉर ई सेल, फॉर ई सेल आपको बताना है इसका जो ई सेल है वो कैसा होगा। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 निगेटिव, नंबर 3 0, नंबर 4 इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। बताओ, क्या बिना सवाल सॉल्व किए आप बता सकते हैं इसका ई सेल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? कितने बच्चों से बन गया? रेज योर हैंड। द कंसेप्ट इज एनोड का प्रेशर ज्यादा, उस समय ई सेल होगा पॉजिटिव। लेकिन आज एनोड का प्रेशर कैथोड से, एनोड का प्रेशर कैथोड से, तो ई सेल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्या मुझे पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है? वो रिजल्ट एज अ वन लाइनर आपको हेल्प करेंगे। सवाल आप देखते ही कर सकते हो, वो रिजल्ट याद होने चाहिए। चलेगा भाई? मुझे बताओ, ई सेल पॉजिटिव होगा नेगेटिव? एक बेहतरीन सवाल देने का मन कर रहा, दे दूं क्या? इसमें और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता? लिखो फिर अगला सवाल। अगला सवाल, अगला जो सवाल है आप सबके सामने, आपको अंदर से झकझोर देगा। दे दूं क्या वो सवाल? ये सवाल है एम्स 2010 का। सवाल कुछ ऐसा था, लिखिए। कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 मोलर, 10 की पावर -3 मोलर। एक है 10 की पावर -1, एक है 10 की पावर -3 और आपके सामने दे रखा है 4 ऑप्शन। -RT/F ln 0.1, दूसरा ऑप्शन प्लस RT/F ln 0.1, तीसरा ऑप्शन -RT/2F ln 0.1 और चौथा ऑप्शन प्लस RT/2F ln 0.1। आप आंसर निकालते तो वो वैल्यू में आता, लेकिन उसने जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए उसमें उसने ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए। कई बार ऐसा होता है हमारा जो आंसर होता है वो उसको सीधे ना लिख के घुमा के लिखता है। अब इस सवाल को हम करें तो करें कैसे? अच्छा, क्लास का सवाल है, मोर देन 1 करेक्ट आंसर पॉसिबल है। पहला प्रश्न, बताओ ये सेल काम करेगा कि नहीं करेगा? कैथोड की कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है? तो काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो ये सेल पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव? बच्चे ने तुरंत आंसर टिक कर दिया पॉजिटिव वाला, ऐसा याद रखना। इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां ट्रिक से आप बहुत संभल के चलना, वरना सवाल कब गलत होगा पता चलने वाला नहीं है। आज उसने जितने भी ऑप्शन है क्या उसने RT/F के फॉर्म में लिख रखे हैं? तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसको प्रॉपर डिटेल तरीके सॉल्व करूं और आपको जितने फॉर्मूले बताए उसमें हमेशा लिखते थे हम 0.06। बोलो हाँ या ना? आज 0.06 लेके चलोगे कि नहीं चलोगे? मैंने पिछली क्लास में आपको नस्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला बताया है, क्या किसी को याद है? कितने बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बनाया है? सच बताना, क्या आपको जनरल फॉर्मूला याद है? और मैंने कहा था एक बार, मात्र एक बार उसने जनरल फॉर्मूले सवाल पूछा और ऐसे पूछा नहीं है, और फॉर्मूला कुछ ऐसा था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस अपॉन, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? अपॉन आरटी था कि 2.33 आरटी था? अपॉन एनएफ था 2.303 आरटी अपॉन एनएफ। याद आया? और शायद हम इसी को सॉल्व करते थे तो फिर हम यहां पे लिख देते थे 0.0591। कितनों को याद आया? अब बताओ, मैं ये फॉर्मूला लेके चलूं कि ये भी लेके ना चलूं? यहां ln है कि log? तो मुझे ln लेके चलना कि log?
तो ln को कैसे बनाऊं मैं? 2.303 को हटा के लिख दो ln, बोलो डन। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल करने में मजा आता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें भी पता होनी चाहिए। अब किसी के फॉर्मूला नहीं याद है तो मजा नहीं आएगा। समझ पा रहे क्या? मैंने क्या लिखा आपके सामने? -RT अपॉन NF ln Q। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है? ट्राई करो, बेहतरीन सवाल है, मजा आएगा अगर आप खुद से कोशिश करते। तो आपको देता हूं 1 मिनट का समय पूरा। हिंट दिया अभी। सवाल में केमिस्ट्री वहां पे खत्म हो जाती है, उसके बाद शुरू होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैं स्लाइड बदलना चाह रहा हूं, बदल दूं? लिख लो लिख लो। ऐसे सवाल अपने आप में सबसे बेहतरीन सवाल माने जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। इन्हीं सवालों के लिए मैं एक ऑनलाइन क्लास प्लान कर रहा था जहां मैं ऐसे बहुत सारे सवाल करते, लेकिन कल भी आपकी क्लास नहीं हो पाई तो थोड़ा सा प्लानिंग बिगड़ गई, इसीलिए उसे हम क्लास में करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल आपके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन है। बोलो सबसे पहला आपका क्या फर्ज बनता है? रिएक्शन क्यू नष्ट में पुट। बोलो डन। लिखो ना रिएक्शन यार। कितने बच्चों ने रिएक्शन लिख लिया? एनोडिक हाफ कैथोडिक हाफ लिख लिया? क्यू की वैल्यू लिख लिया? क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? क्यू का वैल्यू कितना आया? क्यू 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 कहां है? क्यू जल्दी से करिए, देखते रहोगे तो सवाल नहीं बनेगा। और अगर मुझे सवाल चैप्टर खत्म करना है, छोड़ सवाल कराओ खत्म करूं। हेलो, अगर आपको डेप्थ में जाना है सवाल करना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। मैं सबसे पहले लिख दूं एनोडिक। यार एक ही काम बार बार कर रहा हूं, शुरू करो ना भाई। सीओ से क्या बन रहा? CO+2। और फिर लिख दूं मैं कैथोडिक रिएक्शन, हाँ या ना? वो कैसे लिखूंगा? CO+2 CO। बोलो डन। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है एनोड का? 10 की पावर -3। और कैथोड कितना है? 10 की पावर। नहीं समझे? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बोलो क्यू कितना आएगा? 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर माइनस। तसल्ली से करो, जल्दबाजी मत करना। मैं कह रहा हूं नेगेटिव नहीं चाहते हो तो यही करना, प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, कितना आएगा? 10 की पावर माइनस। अब बताओ, क्या हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली? अब मेरा फर्ज बनता है यहां क्यू की वैल्यू रख दूं। सुनिएगा, E0 सेल तो है ही नहीं यार, मुझे वो रूल सुनना। एक ही इलेक्ट्रोड से बनाए गए सेल का E0 सेल होगा। शानदार। क्या E0 सेल की वैल्यू 0 है बेटा? अब बताओ, मैं आपके सामने लिखूंगा E सेल इज इक्वल टू -RT अपॉन 2F, हाँ या ना? N की वैल्यू कितनी है? चलेगा? अपॉन 2F, और यहां लिख रहा हूं ln 10 की पावर -2। अब मुझे आंसर बता दो तो भी मैं समझ जाऊं आप समझ पाए। क्लास का सवाल है, मोर देन वन करेक्ट आंसर पॉसिबल है। चलो यहां तक पहुंच गए। यहां तक कितने पहुंच गए थे? यहां पहुंचने के बाद एग्जाम में इस सवाल ने बच्चों के 3 से 4 मिनट खा लिए। अच्छा इतने पहुंच गए तो रहा भी नहीं जाता, छोड़े कैसे यार? हाँ या ना? भैया तो पहले ही नहीं मुझसे नहीं बनेगा। इतने करीब आके ऑप्शन चेक करने में उसने पजल्ड आपको किया है। और बेहतरीन सवाल है इस टॉपिक का, जिसे कई बार हम लास्ट में करते हैं, लेकिन अभी आपके बैच में पहले कर रहे हैं। फिलहाल मुझे बताओ, हम अब इसके बाद क्या करें? पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। तरीका नंबर 1, आई विल नॉट रिपीट अगेन। तरीका नंबर 1, क्या ये 10 की पावर -2 है? क्या पावर को बाहर लाया जा सकता है? 2 को बाहर ले आओ। मैं बोर्ड में लिखूंगा नहीं बेटा, सुनिएगा बेटा सुनिएगा। 2 को बाहर ले आऊं? 2 को ले आऊं कि -2 को? चलो पहले -2 को ले आते हैं। जब -2 बाहर जाएगा तो क्या माइनस माइनस प्लस? 2 से 2 कैंसल। मेरा आंसर होना चाहिए RT/F ln 10। कोई है? सर सर अब सुनो ना, आप ये क्यों सोच रहे हो ये -2 है? ये क्यों नहीं सोच रहे हो? ये क्यों नहीं सोच रहे हो? ये क्यों नहीं सोच रहे हो? ये लिखा है -1 × 2। सर ये हम कैसे सोचे? और भी तरीके हैं सोचने के। अब सुनिएगा, मैं यहां से केवल 2 बाहर ले आऊं। आ गए? जब यहां से 2 बाहर आएगा तो कौन कैंसिल होगा? और यहां क्या बचा? माइनस अपॉन ln 10 की पावर, और 10 की पावर -1। समझे? यानी मेरा आंसर क्या हो सकता है? हाँ, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। मैं केवल 2 को बाहर लाऊं, ले आऊं।
जब 2 बाहर आया तो क्या बना, 2 इंटू RT अपॉन 2F, बोलो डन। ln 10 की पावर -1, डन। 10 की पावर -1 को कह दूं मैं 0.1, बोलो डन। अब मुझे बताओ क्या 2 से 2 कैंसिल हो रहा, -RT अपॉन F ln 0.1 कोई ऑप्शन है, इसे टिक कर दूं चलेगा। और कोई कैलकुलेशन की जा सकती कि नहीं की जा सकती, देखते हैं। सर अभी आप 2 को बाहर ले गए, अब 1 को ले चलो बस। अरे हेलो, केवल माइनस को समझ पा रहे हैं क्या? अगर मैं यहां से 2 कैंसिल कर दूं, समझना ये क्या लिखा है 2, मतलब मुझे 2 कैंसिल करना। अगर हम 2 को कैंसिल ना करें, 2 को कैंसिल, 2 को कैंसिल, तो आपके सामने एक्सप्रेशन का है 10 की पावर -2, बोलो ना यार। मुझे 2 को कैंसिल करना, थोड़ा समझिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, आपके सामने लिख रहा हूं मैं E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF, बोलो डन। ln 10 की पावर, हाँ या ना? क्या मैं केवल -1 को बाहर ले आऊं? अगर -1 को ले आऊं, सोचो अगर, तो ये मेरे पास क्या बना, या ऐसे समझो इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, या ऐसे समझो केवल माइनस बाहर ले आओ। अरे हेलो, जब माइनस बाहर आएगा तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा, माइनस इंटू -1 RT अपॉन 2F ln 10 की पावर, नहीं समझे? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? मतलब अगर 0.1 लाना है, अगर 0 तो उसके लिए मुझे 2 तो बाहर निकालना पड़ेगा, और 2 बाहर निकलेगा वो तो नीचे वाले से कैंसिल होगा, नहीं समझे? मतलब ये होने वाला, ये होने वाला, और ये तो हो ही नहीं सकता, जस्ट अभी सॉल्व किया। तो आपके सामने आंसर क्या बन के तैयार है, -RT अपॉन F ln 0.1, बोलो हाँ या ना? आंसर लाने के बाद कई बार हमें थोड़ी मैथमेटिक्स भी लगानी पड़ सकती है। इज दिस क्लियर? सवाल में स्टार बनाना घर जाके फिर से ट्राई करना, आपको मॉड्यूल में भी मिलेगा। इस साल का जो मॉड्यूल है उसमें हमने 2010 के सवाल नहीं दिए, 2013 2014 से स्टार्ट किए। ये 2010 का सवाल है, फेवरेट प्रोफाइल है, पीवाईक्यू में नहीं मिलेगा। हमारा जो मॉड्यूल बना है उसमें लास्ट 10 ईयर के सवाल है। हम लोग किस साल जी रहे हैं, तो 10 साल पीछे कितना होगा, तो 13 14 से मिलेंगे, उसके पहले के सवाल मिलने वाले। ये सवाल आया था 2010 का, बेहतरीन था, जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी। इज दिस क्लियर? अगर समझ पाए हैं तो कहानी आगे बढ़ाऊं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, बढ़े क्या, लिख लो लिख लो। तो फिलहाल आंसर इज -RT अपॉन F ln 0. बोलो डन। प्यारे बच्चों, एक कॉमन सेंस का सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पूछ लूं? कॉपी में हेडिंग बाद में डालना। एक कॉमन सेंस का सवाल, आना जरा। आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, आ जाओ। Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से बना Fe। मुझे बताओ ये सेल है कि हाफ सेल? सेल है कि हाफ सेल? एक मिनट, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, क्या इसका अपना रिडक्शन पोटेंशियल होगा? सुनिएगा, अगली रिएक्शन लिख रहा हूं, कॉपी मत देखना अभी। Fe2+, क्या लिखा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बना Fe, सेल की हाफ सेल, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, तो इसका भी EMF होगा, इसका भी EMF कि नहीं होगा? इन दोनों का EMF सेम होगा, अलग होगा? 3+ से 2+ बनने की टेंडेंसी अलग है, 2+ से 0 बनने की टेंडेंसी अलग। इसका EMF कह दूं x वोल्ट चलेगा, इसका EMF कह दूं x1 x2 वोल्ट चलेगा। और मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और रिएक्शन है Fe3+ से हमें बनाना है Fe, और यहां लिख देता हूं 3 इलेक्ट्रॉन, बोलो चलेगा। पहला सवाल, ये सेल है कि हाफ सेल? सेल की हाफ सेल, सेल की हाफ सेल। इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें प्रश्न में दे, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता। सवाल हमसे पूछा, इसका ये मार्कर चलता क्यों नहीं भाई? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमसे पूछा है, मान लो। फिर से किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया? पहले का। और किसका दिया? पूछा किसका है? क्या निकाला जा सकता है? क्या मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं? अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा, पहले बताओ, ऐड रिएक्शन को ऐड करना कर सकते हैं ना, कि कोई पाप है ऐड करना? रिएक्शन को ऐड कर सकते हो? आओ समझते हैं। हमने इस रिएक्शन को किया ऐड, क्या किया? जब ऐड करोगे क्या Fe2+ कैंसल आउट? हमें जो चाहिए, हमें कौन चाहिए? Fe, और क्या दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा? ये कैंसल आउट हुआ कि नहीं हुआ? ये और ये मिला कि नहीं मिला? अरे जैसा क्लोई मोई में करते थे, याद है कि नहीं याद है? इसे कह दो रिएक्शन नंबर, रिएक्शन नंबर, रिएक्शन नंबर,
क्या 3 को पाने के लिए 1 2 को ऐड किया? तो मैं कह देता हूं 3 बराबर 1 प्लस 2, कोई आपत्ति? तो मैं कह देता हूं E3 बराबर x1 प्लस x2, बोलो कोई आपत्ति? पहले बताओ ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? क्यों? क्लोई मोइम तो आपने किया था। लैम्डा मोलर याद आया? मोलर कंडक्टेंस कुछ याद है? वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जोड़ा जा सकता था, घटाया जा सकता था, हमेशा जोड़ नहीं सकते। दुनिया में 2 तरह की प्रॉपर्टी है, कुछ का नाम है इंटेंसिव, कुछ का नाम है एक्सटेंसिव। अलजेब्रा का नियम केवल कहां चलता है? एक्सटेंसिव में, इंटेंसिव में नहीं चलता। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, जैसे बोलूं वैसे। कितने एप्लीकेशन हो गए थे? लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना देना, कैलकुलेशन ऑफ E half cell, calculation of E half cell using 2 or more than 2 half cell, using 2 or more than 2 half cell। बच्चों, हम ऐसे सवाल को करने वाले हैं जिसमें 2 हाफ सेल की वैल्यूज गिवन होंगी और किसी तीसरे हाफ सेल के बारे में हमसे याद रखना। हाफ सेल दे के क्या पूछा है? हाफ सेल। कई बार हाफ सेल दे के आपसे पूछता है सेल, तब भी आप यही कंसेप्ट लगाते हैं। ये कंसेप्ट कब चलेगा मुझे सुनना है? जब हाफ सेल दे के क्या पूछेगा? 2 हाफ सेल का डाटा दिया होना, किसी तीसरे के बारे में पूछा होना। इज दिस क्लियर? कॉपी में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट स्टार बना के। फर्स्ट पॉइंट, ई सेल एंड ई नॉट सेल। मैंने पहले भी लिखाया, फिर लिखा रहा हूं, ई सेल एंड ई नॉट सेल। बताओ इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव? लिख लीजिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसे मैंने कुछ ऐसे फील कराया था, याद दिलाता हूं। ये है जिंक, सब लोग, और ये है कॉपर, मान लो, मान लो। और इसमें भरा है सॉल्यूशन 1 मोलर, कितना है? और इसमें भी भरा है 1 मोलर, मान लो। अगर मैं यहां से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालूं, थोड़ा सा, उसका कंसंट्रेशन कितना होगा? तो बताओ कंसंट्रेशन बदला कि नहीं बदला? तो बोलो ईएमएफ बदलेगा नहीं बदलेगा? याद आ रहा है? चाहे काटो, चाहे छांटो, चाहे बांटो। क्या बोला मैंने? चाहे ईएमएफ बदलने वाला, बशर्ते कंसंट्रेशन बदलना नहीं चाहिए। अगर कंसंट्रेशन बदल गया फिर गड़बड़ है, कंसंट्रेशन नहीं बदला तो कोई दिक्कत। बताओ इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? तो बताओ अलजेब्रा का नियम चलेगा नहीं चलेगा? लिख लेना, अलजेब्रा, अलजेब्रा के लॉज चलने वाले नहीं है। बोलो डन। लेकिन वहीं पे मेरे प्यारे बच्चों एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डेल्टा जी। क्या सबको डेल्टा जी का फॉर्मूला याद है? डेल्टा जी बराबर माइनस, आओ समझते हैं, ये क्या लिखा है? डेल्टा जी। एन का मतलब है एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शन, एफ का मतलब है, और ई का मतलब है। अगर किसी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? तो एन की वैल्यू, और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एन के बदलने से डेल्टा जी बदला कि नहीं बदला? तो बताओ ये मात्रा पे डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा? तो बताओ ये एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। साल 2023 एक सवाल आया, जानना चाहते हो क्या? सवाल उन्होंने हमें दिया असर्शन रीजन के फॉर्म में। वो सवाल क्या था? आप सबकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। लिखिएगा एक स्टेटमेंट, असर्शन। अभी मैंने आपके सामने एक फैक्ट बताया कि जो ईएमएफ है वो अपने आप में इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो डेल्टा जी है अपने आप में एक्सटेंसिव। अलजेब्रा का नियम एक्सटेंसिव में चलेगा इंटेंसिव में? इंटेंसिव में चलने वाला, सीधे जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन डेल्टा जी को सीधे जोड़ा जा। एक रिएक्शन का डेल्टा जी 100 है, एक का रिएक्शन का डेल्टा जी 200 है, दोनों को जोड़ोगे तो 300, लेकिन ईएमएफ को ऐसे जोड़। इज दिस क्लियर? लिखिएगा असर्शन, डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई। लिख लिया? ऑन चेंजिंग एन, ऑन चेंजिंग एन, on changing n, delta G will change. On changing n, delta G will, बोलो डन।
लिखिएगा रीजन, लिखिएगा रीजन। डेल्टा जी is an extensive property. Delta G is an extensive and E cell is an intensive property. E cell is an intensive property. बच्चों वो हमसे कह रहा है कि बताओ डेल्टा जी बराबर माइनस NFE होता है, तो उसका रीजन दिया है क्योंकि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बताओ आप क्या कहोगे, सही है कि गलत है? कितने बच्चे कहेंगे आंसर 1 है कि आंसर 2 है? सोच के जवाब देना। पक्का? अगर मैं आपसे कहता हूं डेल्टा जी बराबर माइनस NFE है, मतलब डेल्टा जी एन पे डिपेंड करता है, ये कहने का मतलब क्या है सर? यही तो मतलब है, एन बदलेगा डेल्टा जी बदलेगा, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर बदलने से डेल्टा जी बदल रहा है, यही तो मतलब है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो हाँ या ना? आंसर क्या जाना चाहिए, 1 की 2? एंड आंसर विल बी नथिंग बट 1। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं 1 का मतलब क्या है। assertion भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। इज दिस क्लियर? अगर समझ पाए हैं प्यारे बच्चों, तो अब सवाल यह है कि सर फिर सवाल को करे तो करे कैसे? एक सवाल लिखिएगा, समझाता हूं। Fe2++2 इलेक्ट्रॉन से बना Fe, लेट्स इमेजिन इसका E1 हमें दे रखा है x वोल्ट मान लो। एक दूसरी रिएक्शन है हमारे सामने, Fe3++1 इलेक्ट्रॉन से बना Fe2+, और इसका EMF उन्होंने हमें दे रखा है x2 वोल्ट मान लो। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज सवाल में हमें गिवन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देने के 1000 तरीके हैं। वो कभी रिएक्शन लिख के भी बता सकता है, तो कभी सिंबॉलिक फॉर्म में बोल सकता है, तो कभी सिंपल बोल देगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इज दिस। हाँ या ना? उसने हमसे कहा है कैलकुलेट, और एक तीसरी रिएक्शन लिखी है कैलकुलेट Fe3++3 इलेक्ट्रॉन से बनने वाले Fe का रिडक्शन पोटेंशियल हमें निकाल के बताइए। यानी सवाल हमसे पूछा है E3 नॉट बताओ। ये सवाल बच्चों को अक्सर लालच देता है, उन्हें लगता है रिएक्शन को जोड़ रहे हैं तो हम EMF को भी जोड़ दें, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों याद रखना EMF में अलजेब्रा का नियम चलने वाला। सर फिर करे तो क्या करे? बच्चों ऐसे सवालों को करने का एक स्टैंडर्ड रूल है। रूल ये है कि आपको अलजेब्रा का नियम लगाना, बोलो, जो कि EMF में लगने वाला। लेकिन सर दुनिया में डेल्टा जी जैसी भी कोई चीज तो होती है, बोलो भाई। हम तो अलजेब्रा का नियम लगाएंगे, लेकिन EMF में नहीं, कहां लगाएंगे? डेल्टा जी। बोलो चलेगा? एक लाइन लिख लो, ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए, ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए अलजेब्रा के लॉज डेल्टा जी में लगाए। अलजेब्रा के लॉज डेल्टा जी में लगाए। जब भी ऐसा कोई सवाल मिले, या आप तो नियम बना लो, जब भी आपको लगे मुझे सर अलजेब्रा का रूल लगाना है, मुझे जोड़ना है, सर मुझे घटाना है, हमेशा कहां लगाओगे? डेल्टा EMF में लगाना। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो बोलो चलेगा। आओ समझते हैं पहली वाली रिएक्शन, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। मेरे शब्दों ध्यान सुनना, मुझे ये पूछा, ये पूछा, ये पूछा। जो रिएक्शन हमसे पूछा है, सुनो भाई, जो रिएक्शन हमसे, सबसे पहले उन रिएक्शन को उसके हिसाब से कर लो मॉडिफाई। क्या कर लो? आज यहां कितने Fe3+? 3 है। यहां पे भी कितना है? मान लो आधा होता तो क्या करते? 2 से मल्टी। रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EMF भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा। रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से EMF मल्टीप्लाई होने वाला। यहीं पे गलती आप करते हो। चलेगा? फिर से, आज कितने Fe3+ हैं? सीखो ना बेटा, एक सवाल आपको दूंगा, ये सीख लो, अगर आप करना। डन? सीखो कैसे करना। यहाँ पे कितने Fe3+ हैं, और यहाँ पे आधा होता तो क्या करते? तो ये भी मल्टीप्लाई। हाँ, रिएक्शन को मन चाहा कर लो, EMF को मन चाहा। इज दिस क्लियर? रिएक्शन को जब उल्टा करोगे, केवल तभी प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, नहीं तो और EMF बदलने वाला। फिलहाल इसे कह दो रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर क्या मैं 3 वाली रिएक्शन को 1+2 से पा जाऊंगा? मैं EMF को जोड़ू डेल्टा जी को, तो कैसे कहूंगा? बोलते रहना, बाद में लिखना। डेल्टा G3 बराबर, बोलो, डेल्टा G1+ डेल्टा। बोलो डन। क्या सबको डेल्टा जी का फॉर्मूला याद है? मैं लिख रहा हूं, माइनस बराबर माइनस,
यहां दिख रहा हो, देखना प्लस, देखना प्लस माइनस NFE। कुछ समझे क्या? ये वो स्टेप है जहां सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा। आप कितना भी सीख के जाओगे, एग्जाम के प्रेशर में कर दोगे गलत। यहां पे तसल्ली से लिखना है और वैल्यू को तसल्ली से पुट करना है। डेल्टा G3 यहां क्या लिखोगे? N3E3 N1 N2। संभल के करना, गलत नहीं होगा, बस ये कह रहा हूं, चलेगा? मुझे बताओ, E2 नहीं लिखा क्या मैंने? मुझे बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या कैंसिल हो रहा है? एक तो F कैंसिल, बोलो भाई। माइनस माइनस प्लस कर दूं? प्लस प्लस, डन। देख लो एक बार, प्लस, कुछ कहना चाहता हूं, कह दो सीधे। E3 बराबर N1 E1 प्लस N2 अपॉन, डन। इधर लिख रहा हूं, देखना, E3 बराबर N1 प्लस N2 अपॉन, पक्का? अच्छा, N का मतलब पता है? N फैक्टर ऑफ द रिएक्शन। पहली रिएक्शन का N फैक्टर कितना है? इसे कह दो N1, डन। N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू। सुनो, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से ईएमएफ नहीं बदलेगा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने से एन फैक्टर बदलेगा। रिएक्शन को जोड़ने से ईएमएफ नहीं जुड़ेगा, रिएक्शन को जोड़ने से एन फैक्टर जुड़ेगा। इज दिस क्लियर? इसका N1 कितना है? 2, इसका N2, इसका N3। क्या सारी वैल्यू आपको पता है? मैं सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लूंगा? क्या मैं नियम बना लूं दुनिया के हर सवाल को करने का एक ही तरीका है? आज आपने रिएक्शन को जोड़ा है सर, हमेशा जोड़ना पड़े कोई जरूरी, कभी माइनस करना तो यहां पे हो जाएगा माइनस। इज दिस क्लियर? तसल्ली से लिखो, फुल एंड फाइनल आंसर लिखोगे, एक सवाल आप करोगे। मैं रिपीट कर दूं मैंने क्या सिखाया। ऐसे सवालों में जो भी रिएक्शन के साथ करें वो डेल्टा जी के साथ करें, ईएमएफ के साथ करना नहीं। बोलो बेटा क्या कह रहे? जाओ। हम जब भी ऐसे सवाल करेंगे तो याद रखिएगा, हमें अलजेब्रा के नियम लगाने हैं, डेल्टा जी के साथ ईएमएफ के साथ लगाना नहीं है। लिखते लिखते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? अगर मुझे सवाल कठिन करना है, सोचो तो मैं कहां कठिन करूंगा इस कंसेप्ट में? एक तो एन में, एन निकालना कठिन कर दूं, और एन निकालना तब कठिन होगा जब आपको रेडॉक्स समझ में नहीं आएगी। अगर आपको रेडॉक्स समझ में आती है तो एन कठिन हो ही नहीं सकता। इस सवाल को कठिन करने का मात्र एक तरीका है कि बच्चे को एन फैक्टर निकालने में दिक्कत आती है, और जैसे एन फैक्टर निकालने में दिक्कत आती है वैसे सवाल कठिन हो जाएगा। चलेगा? हाँ, एक या दो सवाल आपको अच्छे मिल सकते हैं। फिलहाल इस सवाल में आपके सामने अभी कुछ नहीं है, कर लोगे क्या? बढ़ूं आगे? लिख लो जल्दी से। तो कहानी का शीर्षक यह था कि भैया हमें जब भी अलजेब्रा के लॉ लगाने हैं तो कहां लगाओगे? डेल्टा जी में कि ईएमएफ में? बोलो डन। अगला सवाल आप सबको करना है, करोगे? ठीक है भाई। कठिन सवाल दे दूं कि आसान? कठिन कहते तो फिर करते तो हो नहीं आप। चलो फिर एक सवाल आप सबके लिए, वो वाला लिखो। फिर एक सवाल लिख लिया होगा? अगर आप इसे समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे लिखो। इफ ई नॉट ऑफ OCl minus slash Cl minus is equal to x1 volt, if E naught of OCl minus slash Cl minus is equal to x1 volt, E naught of Cl minus slash half Cl2 is equal to x2 volt। अब देखो, आप एक चीज समझो, पहले सवाल में आपके सामने रिएक्शन मैंने लिख दी थी, आज रिएक्शन आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। अब इतना तो बच्चे को समझना पड़ेगा, OCl माइनस से क्या हो रहा है, तो रिएक्शन कैसे लिखेगा वो? OCl माइनस से Cl माइनस। बोलो डन। पहला वाला हाफ सेल है कि सेल? हाफ सेल की सेल। हमसे पूछा है कैलकुलेट, कैलकुलेट E नॉट ऑफ OCl माइनस स्लैश हाफ Cl2। सबसे पहले केस आइडेंटिफाई करो। रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये हाफ सेल है कि सेल? एक आखिरी बार, हाफ सेल है कि सेल? हाफ सेल है कि सेल? आपने कॉपी में हेडिंग क्या डाला था? हेडिंग पढ़िएगा, कैलकुलेशन ऑफ
ही हाफ सेल यूजिंग 2 और मोर देन 2 हाफ सेल। याद रखना कई बार वो हाफ सेल देके आपके सामने पूरा रिएक्शन लिखेगा, अगर पूरा सेल रिएक्शन लिख दिया फिर ये कंसेप्ट चलने वाला। फिर अपने पास एक ही फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, वो भी सवाल देता हूं फिलहाल इसको। क्या हाफ सेल देके हाफ सेल पूछा? चलो साहब स्टेप नंबर 1 आपका फर्ज बनता है क्या लिखना? रिएक्शन। लिखो रिएक्शन ओ Cl माइनस से बना Cl माइनस। आप तो मुझे Cl पे चार्ज बता दो, मैं समझ जाऊंगा आप कर लोगे। जिसने चार्ज बता दिया सवाल उससे बन गया। O पे कितना चार्ज है? तो Cl पे यहां पर ऑक्सीडेशन की रिडक्शन कितने का चेंज है? तो कितने इलेक्ट्रॉन? तो क्या मुझे आप इसकी N1 की वैल्यू बता दोगे? बस हो गया, अब आपसे बन जाएगा। यही नहीं बनता उनसे सवाल नहीं बनता। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। हाँ मैंने x1 x2 दिया है, जब आप मॉड्यूल या पेपर करेंगे तो वहां आपको वैल्यू लिखी मिल सकती है 1.2 वोल्ट 1.34 वोल्ट एंड सो ऑन। बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन लिखिए। दूसरी रिएक्शन आपके सामने कैसे आएगी? Cl माइनस से क्या बन रहा है? हाफ Cl2, राइट। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा n फैक्टर। Cl पे कितना चार्ज है? -1। यहां पे कितना चार्ज है? 0। कितने का चेंज है मेरे भाई? 1 का। तो बोलो इसका n फैक्टर कितना होगा? 1। हमसे जो दिया है वो हमने अभी लिखा है, अब वो भी तो लिखो उसने हमसे जो पूछा है। लिखो लिखो लिखो। बढ़िया शानदार। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रिएक्शन को ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट? रिएक्शन को ऐड किया कि सब्ट्रैक्ट? कभी ऐड भी करना पड़ सकता है, कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, इस चीज का दिमाग में ध्यान रखना है। बन जाएगा। तीसरी रिएक्शन में आपके सामने लिख रहा हूं यहीं पर। थर्ड रिएक्शन आपके सामने है OCl माइनस से बन रहा है हाफ Cl2। बोलो डन। जरा मुझे थर्ड रिएक्शन का इनफैक्टर बताइएगा, बता दोगे क्या? Cl पे कितना चार्ज है? +1। यहां पे कितना है? 0। कुल कितने क्लोरीन है? 1। एक क्लोरीन पे आपको मैंने इलेक्ट्रॉन का रूल बताया था, जितने का चेंज उतने इलेक्ट्रॉन। पिछले 10-12 क्लास के कंसेप्ट एक साथ जुड़ते तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नष्ट के सवाल बनते, याद रखना। नहीं समझे? अकेला नष्ट से सवाल नहीं बनेगा, ये फोर्स बराबर मास रेडॉक्स भी इसमें आता है, रिएक्शन लिखने कंसेप्ट भी आता है, बैलेंसिंग भी आता है, तो कहीं जाके एक सवाल तैयार होता है। समझ पा रहे हैं क्या? यही है नष्ट इक्वेशन, तभी तो न जाने कितनों को नष्ट किया है। जरा मुझे बताओ N3 की वैल्यू कितनी है? कितनी? मुझे लगता है अब आपसे बन जाएगा। इसका पूछा किसका दिया है? इन दोनों को ऐड करूं सब्ट्रैक्ट? तो ईएमएफ को ऐड कर दूं? ईएमएफ ऐड नहीं होता, ऐड होगा डेल्टा जी। लिखो जरा, सभी बच्चे करिएगा। 3 = 1 + 2, तो डेल्टा G3 = डेल्टा G1 + डेल्टा G2। बोलो डन। वैल्यूज को रखिए, सॉल्व करिए। सीधे लिखने का मन कर रहा, कर दूं क्या? E3 = N1 E1 + N2 E2 अपॉन N3। कितने बच्चों के आ चुका है? रेज योर हैंड। बाकी लोग नहीं कर पाए क्या? बन जाएगा। करिए जल्दी से, वैल्यूज पुट करिए। मात्र एक चीज कठिन था, क्या? एन फैक्टर निकालना। बन गया क्या? एक मजे की बात बताऊं क्या? इतना ही था जो इसमें कठिन था, अब चीजें आसान है। हेलो, अगर ये पड़ाव पूरा कर लिया तो आपने सबसे कठिन पड़ाव पूरा कर लिया। कर लोगे? कितने बच्चों से बन चुका है? रेज योर हैंड। अरे वैल्यू रखो ना यार, आप आलसी हो यार, पता आपको। मन ही नहीं कर, सर आई एम नॉट फीलिंग विश। और आधे कह रहे हैं यस सर। 2x1 लो भर पानी लेके बैठा करो। 1 × x2 अपॉन E3 N3 कितना था? 1। बोलो चलेगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, लिखा होगा 2x1 + x2 इज द करेक्ट आंसर। हेलो, आओ एक दो छोटे मोटे फैक्टर और है वो पढ़ा दो, फिर करते हैं बैक टू बैक सवाल। डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। कितने एप्लीकेशन हो गए? 6 के बाद? वेरी गुड बेटा। लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 7, प्रिडिक्शन ऑफ। आप प्रिडिक्शन करने वाले हैं, और क्या चाहिए आपको जीवन में? प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन। लिखिएगा प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन। बच्चों जैसा कि मैंने कहा, फिर अपनी बातों को दोहरा दूं, एक भी पॉइंट को आप थ्योरी नहीं क्या मान के पढ़ेंगे? सवाल।
ये सबसे सबसे बेसिक पॉइंट है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से उन्होंने लगातार अच्छे सवाल पूछे और 2023 में एक सवाल वो था, एक सवाल ये भी था और बड़ा प्यारा सवाल था। उस सवाल के पहले मुझे आप सबका थोड़ा सा फील चाहिए। हम क्या पता करने वाले? स्पॉन्टेनिटी, मतलब जो अपने आप हो जाए, वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होते हैं। कैसे होते हैं? वो अपने आप होते कि नहीं होते? और जो अपने आप होते हैं उनका डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव। इतना आपको पहले से पता है। मेरी बात को सुनिएगा, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई प्रोसेस, तो उसका डेल्टा जी कैसा होगा? सभी बच्चों को पता है दुनिया में एक प्रोसेस है जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस, और दुनिया में कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होती है जब डेल्टा जी कैसा होगा? नेगेटिव। ये कंसेप्ट आपको कहां पढ़ाया जाता है? थर्मो। मान लो ये सत्य है, मान लो बेटा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या सबको डेल्टा जी का फॉर्मूला याद है? कितनों को याद है? बोलेंगे माइनस एन एफ। शानदार शानदार, सबको याद है। जब मैं नस्ट इक्वेशन डिराइव कर रहा था तो मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला और लिखा था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। कितनों को याद है? चलो अपना काम हो जाएगा, जिनको नहीं याद है उनका भी सुनिएगा। हम क्या बताने वाले? प्रेडिक्शन ऑफ। पहले कंसेप्ट समझो फिर सवाल बताऊंगा, ठीक? हमें बताना है कौन स्पॉन्टेनियस है, कौन स्पॉन्टेनियस। तो मेरा तो एक नियम है साहब, स्पॉन्टेनियस वही होगा जिसका डेल्टा जी, और डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए ई सेल कैसा होना चाहिए? ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? जिसका ई सेल पॉजिटिव आएगा वही तो सेल काम करेगा। बाजार से माइनस 1.5 वोल्ट लेके आओगे, बल्ब जलेगा? बल्ब कब जलेगा? जब प्लस 1.5 हो। हेलो, बस उसी को मैं शब्दों में लिखा रहा हूं, तो कॉपी में लिखिएगा प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, डालिए हेडिंग, 3 पॉइंट लिख लें। बेसिक कंसेप्ट हम जो सीखने वाले हैं उसके लिए बच्चे को इतना पहले से पता होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस कोई तभी होता है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ होता है, एंड डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। लिखिएगा कंडीशन नंबर 1 फॉर स्पॉन्टेनियस, लिखते चलना और बताते चलना। फॉर स्पॉन्टेनियस, बच्चों अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी को कैसा होना पड़ेगा? निगेटिव। ई सेल को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। बोलो आसान है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख दूं, बोलो बताओ स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? आप उसका ई नॉट सेल निकालना, पॉजिटिव आ जाए कह देना है। अरे हाँ या ना? कहानी में ट्विस्ट का है, सुनिएगा। ये क्या लिखा मैंने? डेल्टा, और ये है ई, और वहीं पे एक दूसरा कंसेप्ट होता है जिसका नाम था डेल्टा जी नॉट। कितनों को याद है? रेज योर हैंड। याद है? और जब भी हम लिखते हैं डेल्टा जी नॉट तो हमारे सामने फॉर्मूला था डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। क्या सबको याद है? अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी को कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव। ई को होना पड़ेगा पॉजिटिव। अब जरा इसमें सोचो, डेल्टा जी नॉट कैसा होना पड़ेगा? नेगेटिव ना? बोलो ना यार। और ई नॉट को कैसा होना पड़ेगा? मतलब मैं डेल्टा जी में भी ऐसा कह है और डेल्टा जी नॉट में भी ऐसा कह है। लिख लेना डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव, और अगर ई नॉट सेल देखने को मिले तो देख लेना ई नॉट सेल कैसा हो? पॉजिटिव। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं मैं कि जब आप स्पॉन्टेनिटी देखना, या तो डेल्टा जी देख लेना, या तो ई सेल देख लेना, या तो डेल्टा जी नॉट देख लेना, या तो ई। अरे सवाल में कुछ ना कुछ तो वैल्यू दी होगी। हो सकता है डेल्टा जी की जानकारी हो सकता है ईएमएफ की हो। बोलो डन। अब जो कहने वाला हूं मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। अगर प्रोसेस होता नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसा होता? तो बताओ डेल्टा जी, ई सेल फील भी कर पा रहे हो ना? ई सेल नेगेटिव को फील किया कि नहीं किया? ई सेल नेगेटिव है मतलब ईएमएफ नेगेटिव, मतलब काम करने वाला, मतलब जिसे एनोड होना था वो कैथोड है, जिसे कैथोड होना था वो एनोड। उल्टा हो गया ना? नहीं समझे? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, फॉर नॉन स्पॉन्टेनिटी, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर कभी सवाल हमसे कहता है कि पता करो कौन नॉन स्पॉन्टेनियस है, बस लिखने की फॉर्मेलिटी पूरी कर ले, आपको कंसेप्ट पता चल गया। डेल्टा जी को होना पड़ेगा पॉजिटिव, ईएमएफ को होना पड़ेगा नेगेटिव। सभी बच्चों को पता है कि नेगेटिव ईएमएफ का बल्ब जलने वाला नहीं। इन द सेम वे डेल्टा जी नॉट को होना पड़ेगा पॉजिटिव, और ई नॉट को भी होना पड़ेगा नेगेटिव। बोलो हाँ या ना? कहानी में ट्विस्ट कहां आता है, जो कहने वाला हूं पूरी क्लास का फील चाहिए। अगर वो कभी कहता है फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, बच्चों इक्विलिब्रियम अपने आप में पूरा एक सिचुएशन, एक चैप्टर है, लेकिन अभी थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों को याद हो, जब भी इक्विलिब्रियम आता है वहां पे डेल्टा जी कितना होता है? कितनों को याद है? रेज योर हैंड। याद है क्या? स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस,
इक्विलिब्रियम याद है। एक सवाल और पूछता हूं, पूछ लूं? पहले लिखो, फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा जी मस्ट बी जीरो। अगर डेल्टा जी जीरो है तो जरा फॉर्मूले में आओ, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई। सबको मिला फॉर्मूला? अगर डेल्टा जी जीरो है तो मुझे एक सवाल का जवाब देना, अगर डेल्टा जी जीरो है तो बताओ ई सेल को कैसा होना पड़ेगा? नहीं समझे? अगर कभी किसी रिएक्शन में ई सेल जीरो आ जाए तो आप समझ जाना सर ई सेल जीरो है, मतलब वो क्या है? इक्विलिब्रियम पर। बोलो डन। अब जो कहने वाला हूं उसे डाइजेस्ट कर लोगे तो मजा आएगा। अगर कंडीशन इक्विलिब्रियम की किसकी है? तो डेल्टा जी ई सेल। जब हम स्पॉन्टेनिटी बताते थे तो स्पॉन्टेनिटी में डेल्टा जी से भी बताते थे डेल्टा। जब हम बताते थे नॉन स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी से भी बताते थे डेल्टा, ई सेल से भी। अब हम क्या बता रहे हैं? उसमें हमने क्या लिखा? डेल्टा जी। और तो दुनिया में एक कंसेप्ट होना चाहिए डेल्टा जी नॉट का भी। बोलो हाँ या ना? क्या इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट जीरो होना चाहिए? क्या इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल जीरो होना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, हो भी सकता है और पहले लिखो मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। मतलब डेल्टा जी नॉट का जीरो होना इक्विलिब्रियम की गारंटी, ई नॉट सेल का जीरो होना इक्विलिब्रियम की गारंटी, ई सेल का जीरो होना इक्विलिब्रियम की गारंटी है। मन में एक सवाल तो आएगा, सर आखिर ऐसा क्यों है? हाँ या ना? हालांकि फील तो आपको तभी आएगा जब इक्विलिब्रियम की कुछ बातें याद हो। मैं जो कहने वाला हूं अगर समझ पाना तो हाँ कहना। कह दूं क्या? दुनिया में कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल है। कैसी है? तो उसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। होगा? कॉपी मत लिखना, एक लाइन लिखाऊंगा, बस कुछ फील करा रहा हूं, बढ़ूं आगे। दुनिया में अगर कोई भी रिएक्शन है, आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, N2 + 3H2 से बना 2NH3, और सबका मुझे जवाब चाहिए और फील ना है तो जवाब मत देना। ये रिएक्शन है रिवर्सिबल। कैसी है? इसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? क्या होगा? फिर से बोलो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मान लो 10। मान लो ना यार। और आपको ऐसा बता दूं, अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलने वाला, ये फैक्ट होता है, ये सत्य होता है। पल भर के लिए से मान लो, मान लिया। इमेजिन करो मैंने इस बर्तन में अमोनिया वाली रिएक्शन कराई, मान लो स्टार्ट कर दिया, कुछ देर में इक्विलिब्रियम आएगा। जब आएगा इक्विलिब्रियम, क्या आएगा? तो बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? अब यही बर्तन मैं वहां ना रख के यहां रिएक्शन करा रहा हूं, सुनिएगा, यहां करा रहा हूं रिएक्शन, लोकेशन बदली कि नहीं बदली? अब मैं फिर से जब रिएक्शन कराऊंगा तो जब फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो बोलो के कितना आएगा? पक्का? के इक्विलिब्रियम आने के पहले कितना था, और जब इक्विलिब्रियम आया तो कितना आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं? एक नंबर है। क्या है? क्या है? जो इंसान ने निकालने के लिए इक्विलिब्रियम पे लिख के निकाला, इक्विलिब्रियम पे लिख के, लेकिन जब उसे निकालना नहीं आता था तब भी उसका के होता था। इस रिएक्शन का के 10 है तो 10, चाहे आपको निकालना आता चाहे आपको निकालना। पहले इसको समझो। आपके सामने एक रिएक्शन है, ए से बना बी। क्या है? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1। मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है तो क्या इसका यह मतलब है कि उसको इक्विलिब्रियम पे होना पड़ेगा? इसका यह मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम आएगा आप पेपर में निकालो, उसका के 1 ही आएगा। लेकिन जब आप नहीं निकाले तब भी उसका के 1 था, 1 है, 1 रहेगा। इसको पहले सेट करो। नहीं हुआ? पूछो एक सवाल। एक रिएक्शन है, A + B से बना C + D, A + B से बना, मान लो उसका के की वैल्यू है 10। के की वैल्यू है डन। उसकी के की वैल्यू कितनी है? तो उस रिएक्शन में जब भी इक्विलिब्रियम आएगा कितना आएगा? लेकिन जब इक्विलिब्रियम नहीं आया था तब भी तो 10 ही था ना। आपने तो पेपर में निकालने के लिए इक्विलिब्रियम का वेट किया, अरे आने दो फिर हम निकालेंगे, हमें पहले निकालना नहीं आता। अरे बोलो यार। लेकिन चाहे आपको आता चाहे आपको, उसके के की वैल्यू 10 थी, 5 है, 1 है, जो थी वो है, वो रहेगी। ये सेट हुआ क्या? ये सेट हो तब मेरी बात समझ जाओगे। समझ पाओगे क्या? मान लो, क्या बोला मैंने? हमारे सामने एक रिएक्शन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q उसमें सेटिस्फाई होता है, मान लो। मान लिया। जब उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, मेरी बात समझना, जब उसके जीवन में इक्विलिब्रियम तो डेल्टा जी कितना होगा? और डेल्टा जी 0 है तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर -RT ln K। जैसे इक्विलिब्रियम आता है जो Q है वो किसके बराबर हो जाता है? मैंने ऐसा पिछली क्लास में कहा था, देखने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में बिल्कुल, बस फर्क है केवल समय का। ये केवल उस समय लिखा जाता है जब
और ये कभी भी लिखा जा, बोलो डन। सुनना, जब होगा इक्विलिब्रियम, क्या बोला है, नहीं है पता नहीं, लेकिन जब होगा, क्या बोला मैंने, क्या ये वाला फॉर्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। जब होगा तो ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इक्विलिब्रियम पे, समझ पा रहे हो? ये फॉर्मूला कब चलेगा? कभी भी चलेगा। बोलो डन। अब मान लो मैंने के की वैल्यू रख दी 1, कितनी रख दी? रखो 1। के की वैल्यू कितनी रखी? डेल्टा जी नॉट कितना आएगा? मैं कुछ कहने वाला हूं, कहूं? अगर दुनिया में एक रिएक्शन है, अगर दुनिया में जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 1, जिसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है? किसकी वैल्यू 1 है? क्यों है? है तो है, अरे बोलो ना। उसका डेल्टा जी नॉट हमेशा 0 है, हमेशा। इक्विलिब्रियम पे आएगा तो 0 होगा, उसके पहले भी 0 ही रहेगा। तो मुझे पता कैसे चलेगा इक्विलिब्रियम वाला 0 है कि के बराबर 1 वाला 0 है? समझना, हम क्या कह रहे हैं, क्या पता करने वाले? एक होता है ना, लाल वाली लाइट जली मतलब गाड़ी रोक लेना, हरी लाइट जली मतलब, अरे मान लो यार, पर मान लो एक देश है वहां लाइट ही केवल लाल है, मान लो वहां हरी लाइट, तो आप कैसे जानोगे रुकने वाली लाल है कि जाने वाली लाल है? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? इन द सेम वे जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम, कुछ कह रहे इनको समझ में आ जाएगा, खैर, जब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, तो मैंने कहा डेल्टा जी नॉट कितना होना चाहिए, मगर डेल्टा जी नॉट तो तब भी 0 होता है जब के बराबर, मैं कैसे जानूं ये के बराबर 1 वाला 0 है कि इक्विलिब्रियम वाला 0 है? ये बता दो तो फिर मैं बता दूं। नहीं समझे? मैं कुछ कहने वाला हूं, कह दूं क्या? जब डेल्टा जी 0 होगा गारंटी से इक्विलिब्रियम होगा, जब डेल्टा जी नॉट 0 होगा इक्विलिब्रियम हो भी सकता है, और पता नहीं जाने वाली लाल लाइट है कि रुकने वाली, आने वाली। कॉपी में ऐसा लिखो, बाकी डिटेल फिल करेंगे, इक्विलिब्रियम में भी लिख लो, मे और मे नॉट भी, उसमें नीचे पॉइंट लिखना स्टार बना के। डेल्टा जी नॉट, समय नहीं है, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट तब भी 0 होता है, ऐसा लिखना जैसे मैं कह रहा हूं, डेल्टा जी नॉट तब भी नहीं, तब भी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट तब भी 0 जब के बराबर 1 होता है, जब के बराबर 1 होता है, के बराबर 1, तो हमें नहीं पता, देखो हमें नहीं पता कि ये इक्विलिब्रियम वाला 0 है, हमें नहीं पता ये इक्विलिब्रियम वाला 0 है कि k इक्वल टू 1 वाला, हमें नहीं पता ये इक्विलिब्रियम वाला 0 है कि k इक्वल टू 1 वाला। इसे ऐसे समझते हैं, रुकिएगा, एक सवाल आया, उसने कहा डेल्टा जी नॉट बराबर 0 है, सुनिएगा, डेल्टा जी नॉट बराबर, और के 1 नहीं है, के 1, अच्छा के 1 नहीं है और डेल्टा जी नॉट 0 है, सर इक्विलिब्रियम है, बोलो डन। लेकिन अगर वो कह दे के 1 है और डेल्टा जी नॉट 0 है, सर हो भी सकता और नहीं भी। इज दिस क्लियर? एक सवाल देने का मन कर रहा, दे दूं क्या? पहले कुछ छुटपुटी सवाल करते हैं, देखो एक छोटा सवाल, छोटा सवाल, जिंक वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस, लिख लो, डबल वर्टिकल लाइन CO2 प्लस CO, लिखते चले, इफ, आंसर बोलना नहीं है, फटाफट करना, इफ E नॉट सेल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट, if E नॉट सेल इज इक्वल टू 1.10 volt, then identify whether cell reaction is spontaneous or not. Then identify whether cell reaction is spontaneous or not. तो बताइए उसकी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, उसका ई नॉट सेल कैसा है, और अभी आपने क्या लिखा, कुल कितने पैरामीटर है स्पॉन्टेनिटी बताने के? 4, इनमें से कोई एक तो फंसेगा, अभी क्या फंस रहा है, ई नॉट सेल, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो बताओ स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसी सवाल को थोड़ा घुमाता हूं, घुमा दूं, लिखो जरा अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने कुछ ऐसे आया, Ag वर्टिकल लाइन, Ag प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस
मैग्नीशियम, Ag वर्टिकल लाइन, Ag प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस मैग्नीशियम, और हमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं. E नॉट ऑफ Ag प्लस Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट. E नॉट ऑफ Mg2 प्लस Mg is equal to minus 2.37 volt. Minus 2.37 volt. Then identify whether cell reaction is spontaneous or not. तो प्रश्न मुझसे कहता है कि पहचानो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं. बोलो आप क्या कंसेप्ट लगाओगे, क्या निकालोगे? क्यों डेल्टा जी क्यों नहीं निकाला सर? डेल्टा जी की जानकारी नहीं दी सर, कैसी बातें कर रहे हो? फोर्स की बातें कर रहा तो फोर्स निकालूंगा ना सर. अरे हाँ या ना? हमें डेल्टा जी भी एक पैरामीटर है, ईएमएफ भी एक पैरा. आज उसने किसकी बातें की है? ईएमएफ की. तो आप क्या निकालना पसंद करोगे? ई नॉट सेल. निकालो ई नॉट सेल कैसा आ रहा, पॉजिटिव नेगेटिव. ई नॉट सेल के कितने फॉर्मूले आपको आते हैं? नहीं, एक और याद कराया था. पक्का लिखो साहब जल्दी से. तो आपके सामने ई नॉट सेल का मात्र एक फॉर्मूला, क्या सबको याद है? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट. बोलो डन. कैथोड कौन है आज? कैथोड कौन है? क्यों सिल्वर होना चाहिए ना सर? होना क्या चाहिए? छोड़ो क्या है वो देखो. कौन है कैथोड? मैग्नीशियम. कौन है एनोड? लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड, राइट हैंड साइड वाला. कब याद करोगे? याद हो गया? ये कैथोड है क्या एनोड? मगर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैग्नीशियम ऊपर आता है कि सिल्वर? छापा तो बाद में पड़ा था. मैग्नीशियम ऊपर आता है. इसे एनोड होना चाहिए, इसे कैथोड होना. मगर उसने कहा नहीं ये है. बोला ठीक है देख लेते. हाँ या ना? मुझे पता है ये सेल काम करने वाला. तब भी आप तो सवाल करो. ई नॉट सेल निकाल लोगे? लिख रहा हूं मैं. माइनस 2.37 माइनस 0.80. डन. बोलो डन. कितना आंसर आएगा? माइनस 3. बताओ ई नॉट सेल नेगेटिव आया पॉजिटिव? तो बताओ ये स्पॉन्टेनियस कि नॉन? क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं? इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा घुमा दूं क्या? मैं याद दिला दूं. अभी कहानी ऐसी चल रही थी, एप्लीकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, और फिर लास्ट में सारे मिले जुले सवाल आने थे. अब क्योंकि मेरी क्लास इस वीक में नहीं है तो आपका जो पेपर का सिलेबस रहेगा वो यहीं तक रहेगा. पहली बात, हेलो, जितना करा रहा हूं वहीं तक रहेगा. मेरी क्लास आएगी नेक्स्ट वीक में 2-3 जो भी आएगी. तो इन्फॉर्म्ड रहना. अभी इलेक्ट्रो खत्म करके जाऊंगा, चलेगा? हेलो, 2 मिनट और ले लूं आपका. अगली क्लास बायो की है ना, सर से बोल दूंगा एक लाइन और लिख लो बस, ताकि टाइप सारे हो जाए. लिख लेना. नेक्स्ट पॉइंट, कितने एप्लीकेशन हो गए थे? यहां पे मैं और सवाल कराता हूं, एक साथ कराऊंगा न्यूमेरिकल, चलेगा? लिख लो. नेक्स्ट एप्लीकेशन 8, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यहां तक नस्ट इक्वेशन के सारे टाइप मैंने आपके कॉपी में लिखा दिए. अब इस पे हम बैक टू बैक सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी. कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एक कॉमन सेंस का सवाल आपसे पूछ रहा हूं. आज हम क्या निकालने वाले? बोले तो के. जस्ट अभी एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा था. डिटेल में थर्मो पढ़ोगे. डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RTLN. बोलो डन. हम क्या निकालने चले? इक्विलिब्रियम. तो मुझे इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. जब जीवन में कभी इक्विलिब्रियम आता है तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा? 0. और क्यू बराबर क्या होगा? शानदार. हाँ या ना? तो बोलो मॉडिफाइड होके कैसा बनेगा फॉर्मूला? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस RTL. क्या हम इसे लॉग में कन्वर्ट कर ले? आप भी कॉपी में कन्वर्ट कर लो. तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के. मैं आपको बता दूं, इस बार का जो सिलेबस आया है उसमें उन्होंने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में लिखा है और इस पे सवाल भी कई बार बने हैं. अभी तक सबसे लीस्ट प्रोबेबल टॉपिक होता था ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन अभी जो सवाल का मॉडिफिकेशन लिखने का तरीका है उसमें इंपॉर्टेंट है. तो कॉपी में लिख देना इंपॉर्टेंट. और हमारे सामने एक फॉर्मूला आ चुका है. डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के. एक सवाल आपसे पूछता हूं, पूछ लूं? अगर मैं आपको डेल्टा जी नॉट देख के पूछूंगा बता दोगे?
कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आना है, फिर एंटी लॉग लेना है। क्या बोला आपने लास्ट में? 1 मिनट। क्या हम सबको नस्ट इक्वेशन याद है? कितनों को याद है? रेज योर हैंड। याद है? अगर हम नस्ट इक्वेशन लिखते शायद यहीं से लिखते थे, और नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एल लॉग। याद है कि नहीं याद है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं? अगर होगा इक्विलिब्रियम, क्या होगा? तो ई सेल होगा 0, ई नॉट सेल भी 0। ई नॉट सेल का 0 होना इक्विलिब्रियम की गारंटी। मैंने कहा सर अगर इक्विलिब्रियम सब 0 कर दो आप तो हटाओ सब है। खैर एक और फॉर्मूला लिख लो नीचे, ई नॉट सेल। ये मार्कर ऐसा मेरी क्लास में चलता है क्या? कुछ तो गड़बड़ है। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06 अपॉन एन लॉग के। सर आप कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि देखो एक ऐसा सवाल भी बनाया जा सकता है जिसमें आपको दे दे ई नॉट सेल और आपसे क्या पूछ ले? के। बोलो हाँ या ना। एक सवाल देके आपको फ्री कर रहा हूं, एक सवाल लिख ले। जितने भी एप्लीकेशन हुए हैं आप जाके कॉपी में एक बार लिखना, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। चलेगा? बैक टू बैक सवाल होते 12, 15, 18 तो आता है कॉन्फिडेंस यहाँ पे, जो कि ऑफ कोर्स कल नहीं पॉसिबल है, तो आप वेट करना अगली क्लास न्यूमेरिकल का। चलेगा? एक सवाल लिख लो बस, इफ, बोलो, if for a reaction, if for a reaction, और आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, कॉपर प्लस 2Ag प्लस से बना कॉपर प्लस 2 प्लस 2Ag। if for a reaction, जल्दी से बता दो देख के, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रिडक्शन किसका हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? ई सेल पॉजिटिव नेगेटिव? एन फैक्टर ऑफ द रिएक्शन? क्यों कितने बच्चे लिख लेंगे? सब बनेगा आपसे, निश्चिंत रहो। चलेगा? बस वो कॉन्फिडेंस जब मैं 18-20 सवाल कराता ना, फिर अरे सर अब कुछ भी दो। चलेगा? अभी वो कॉन्फिडेंस थोड़ा मिसिंग है, एक क्लास न्यूमेरिकल का वेट करना पड़ेगा। चलेगा? कितने बच्चे इसका एन फैक्टर बता देंगे? 2। सवाल लिखो, फॉर अ रिएक्शन ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। देन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो मैंने बातों बातों में कहा कि आपको कुछ एंटी लॉग जैसा करना पड़ सकता है, तो घबराना नहीं। अभी मैं वैसे ही सवाल दूंगा जहां ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन हाँ नीड के हिसाब से आपको एंटी लॉग आना चाहिए, जो कि आप आयोनिक में सीखते हैं। आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, और मिलके करते हैं क्योंकि समय हो चुका है। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.46। एन फैक्टर कितना है? 0.2, और के हमें निकालना है। बोलो हाँ या ना। चलेगा भाई? कर लोगे सॉल्व इसे? जरा मुझे बता दो लॉग के की वैल्यू कितनी आ रही, फिर मैं सॉल्व करूंगा। लॉग की आप बता दो, बाकी मैं करूंगा। लॉग की वैल्यू आप बताओगे, इतना तो कर सकते हो यार। एंटी लॉग मैं सिखाऊंगा, जल्दी से। लॉग के की वैल्यू कितनी आई? 15 पॉइंट। सब लोग नहीं कर रहे हैं यार। ये कितना आएगा? 0.03, तो 0.46 अपॉन 0.03। नहीं सॉल्व कर सकते क्या? 15 पॉइंट। बोलो डन। अब सुनना, प्रश्न हमसे लॉग के पूछ रहा है कि के पूछ रहा है, तो मुझे क्या एंटी लॉग लेना पड़ेगा? बहुत आसान है एंटी लॉग, जबरदस्ती का नाम ऐसा रख रहा है बच्चे परेशान रहते हैं। कुछ नहीं करना। ये क्या लिखा? लॉग के बराबर दिस। देखो 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 देखो, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, डिटेल आइनिक में आएगा। ठीक? आपने क्या करना, के इक्वल टू, यहां लॉग है राइट, मतलब टू द बेस 10, तो जो भी बेस होती है उधर भेज दो। 10 की पावर 15.3। सही, इतना तो हम भी कर लेते, आगे क्या करें? आगे आपको क्या करना है, इसे 2 टुकड़ों में तोड़ देना है। अच्छा तोड़ दें? फिर सर 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर 0.3। सुन लो, जो इवन नंबर में है, जो इंटीजर, उसे छेड़ने की आवश्यकता। जो डेसिमल के फॉर्म में है, सोचो ये किसका लॉग है? 0.3 किसका लॉग है? 2 का, तो इसका एंटी लॉग हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 50। बोलो डन। ये सिलसिला जारी रहेगा। यहां पे गैल्वेनिक सेल थ्योरेटिकल खत्म होता है, सवाल ढेर सारे मुझे कराने हैं, अभी वैरायटी करानी है। चलेगा? जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर न्यूमेरिकल ऑनलाइन रख दो तो चलो
तो वेट करना, अगली वीक की क्लास आएगी। पेपर में अभी नस्ट के सिंपल सवाल होंगे, होमवर्क में टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।